हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। पिछले लेक्चर हमने रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हमने क्या पढ़ा, सारे टर्म्स पढ़े थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिर्फ टर्म्स पढ़ा था कि वो क्या क्या होता है। आज हम उसके रीजन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आती कहां से। तो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन विद कंसीडरिंग इट्स कॉज। कोई भी मोशन किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। तो यहां पर भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉज के बारे में। अब देखो, कल हमने देखा था पार्टिकल को जाना इधर था, किसी ने उसको खींच लिया, इधर जाना था किसी ने खींच लिया, इधर जाना था किसी ने खींच लिया। तो हर एक इंस्टेंट पे क्या कर रहा है, तो उनसे खींच रहे सेंटर की तरफ। तो कल आपने पढ़ा था कि कौन खींचता है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कौन करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेगा। ओके, अब देखो हमने भी पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन कहां से आएगा, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स रहेगा तभी एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका मतलब अगर वो एक्सेलरेशन को सेंटर की तरफ खींच रहा है तो उस पर क्या लगता होगा, फोर्स लगता होगा। तो वो कौन सा फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो पार्टिकल को सेंटर की तरफ कौन बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, खींच के रखता है सेंटर की तरफ, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ये वो फोर्स है जो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाएगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, सर्कल में घुमाएगा। अब इसे हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। अभी यहाँ पर F का फॉर्मूला होता है ma। ओके, अब A का फॉर्मूला कल हमने 3 पढ़ा था, v स्क्वायर बाय r, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r। नेक्स्ट A का फॉर्मूला पढ़ा था r ओमेगा स्क्वायर, तो mr ओमेगा स्क्वायर। एक पढ़ा था v ओमेगा। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं, ठीक है, तो दैट विल बी माइनस mv स्क्वायर r अपॉन r कैप। अब देखो, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और जो रेडियस वेक्टर रहेगा वो कहां रहता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, इसलिए दोनों में माइनस साइन लग रहा है, सिमिलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर फॉर्मूला माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, और ये तीसरा फॉर्मूला ओमेगा क्रॉस v। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग द रेडियस, ये रेडियस की तरफ रहने वाला है और सेंटर के टुवर्ड्स। नेक्स्ट, ये रियल फोर्स है। रियल फोर्स मतलब कि जिसका कोई ओरिजिन होता है। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखो इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, बस एक याद रख लो, इनर्शियल के अंदर दो टाइप के फ्रेम होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, तो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है, वो फ्रेम जो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। जैसे आप यहाँ पर खड़ा हुआ, मैं किसी चलती हुई चीजों को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रेस्ट करूं तो मेरा फ्रेम क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम। या फिर किसी कार में बैठा और कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज है ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैं कौन से फ्रेम में बैठा हूं, इनर्शियल फ्रेम। सिमिलरली अगर वो कार की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है वो, एक्सेलरेट, तो मैं कौन से फ्रेम में रहूंगा, नॉन इनर्शियल। ओके, फर्स्ट थिंग क्लियर। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अब अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर उस पर बैठा हो, जैसे आप जाइंट व्हील के अंदर बैठते हो, अब सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन है। मतलब आप कौन सी फ्रेम में बैठे हो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, तो आपको सेंट्रीपिटल नहीं फील होगा, आपको फ्रेम के बाहर जाना पड़ेगा। मान लो बाहर बच्चा झूला झूल रहा है और आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो, तो आप कौन से फ्रेम से देख रहे हो, उसे इनर्शियल फ्रेम से। तो आपको कौन सा फोर्स फील होगा वहां पर, या कौन सा दिखाई देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको क्या करेगा, सेंटर की तरफ बाइंड करके रखेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग इज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। क्यों, देखो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो कितना एंगल बनेगा दोनों में, 90, इसलिए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। अब देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स होता ही नहीं नेचर में। नेचर में सिर्फ 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स बना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाकी जो आप फोर्स सुन रहे हो, जो हम लोग ने बनाया वो समझने के लिए बनाया, बस नेचर ने 4 टाइप के फोर्स बनाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्चुअल में फोर्स नहीं है नेचर का, ये एक रोल है जो अलग अलग जगह अलग अलग फोर्सेस निभाते, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्सेस निभाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि बैंक है, अगर आप, ठीक है, तो बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस है,
तो हर बैंक के अंदर जो मैनेजर होगा वो सेम थोड़ी होता है, तो मैनेजर क्या एक पोस्ट है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग निभाते। सिमिलरली अब आते हैं हम सिचुएशन पे, देखते हैं लिखवा दिया, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो वहां पर किसकी वजह से घूम रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, दैट इज एक्सर्टेड बाय द सन। जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पर भी क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून, सॉरी एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। उसकी वजह से क्या कर रहा है? मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, पढ़ा है अभी, इलेक्ट्रॉन क्या करते? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते, वहां पर किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग कूलम फोर्स भी बोलते हैं। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड व्हिर्ल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, आप धागे को घुमा के जब फिर खेलते हो ना, तो वहां पर सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट, चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ, अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे ना तो सर्कुलर पाथ मूव करता है, किसकी वजह से? वहां पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट वन, व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व रोड, कर्व रोड है, कैसा रोड है आपका? कर्व रोड है, कर्व रोड ऐसा। अगर इसे व्हीकल टर्न ले रही है तो वहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, पूरा सर्कल नहीं घूमेगी, मान लो कुछ सर्कुलर का पार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन टायर्स, या रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है बात आपको? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फोर्स नहीं है, बस अलग अलग सिचुएशन में ये काम अलग अलग करते हैं। बस एक जनरलाइज बना दिया कि जो फोर्स सेंटर की तरफ खींचेगा किसी चीज को सर्कल के, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? सो नेक्स्ट पे आते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल से अगर इसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर हम लोग समझे इसको, जैसे आप सडनली अगर कार कभी टर्न मारती है, जैसे कर्व रोड है, ठीक है, बस में जैसे अगर आपने फील किया होगा ये कर्व रोड है, और आप बस में अगर मान लो बैठे हो या फिर आप इसके डोर पे खड़े हो, कहां पर खड़े हो आप? इसके डोर पे, और थोड़ा रोड ऐसा कर देते, ये ऐसा कर्व रोड है। अब जैसे ही बस यहां पर टर्न लेती है ना इस डायरेक्शन में, और आप यहाँ पे डोर पे खड़े हो, तो बस ने टर्न लिया ये डायरेक्शन में, बट आपको फोर्स बाहर फील होता है, तो ये फोर्स क्या कर रहा है? आपको सेंटर से अवे लेकर जा रहा है, या फिर बोलूं कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल को क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल एक एक्शन फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल उसका रिएक्शन फोर्स होगा, जो बॉडी को क्या करेगा? पार्टिकल को क्या करेगा? सेंटर के अवे लेकर जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा? द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल में फॉर्मूला पड़ा, सेम फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल में होता है, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। सेंट्रीपिटल जहां टुवर्ड द सेंटर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल आपका अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला सेम रहेगा, पर डायरेक्शन वाइज देखो, वहां पर माइनस अब इधर क्या हो जाएगा? प्लस, बिकॉज रेडियस वेक्टर और सेंट्रीफ्यूगल दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। प्लस यहां पर ओमेगा क्रॉस बी था, मुझे उल्टा करना पड़ा, बी क्रॉस ओमेगा। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्या रहेगा? अवे। ये एक सूडो फोर्स है, मतलब ये कहां से आया हमें पता नहीं है। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब ये किसको फील होगा? जो नॉन इनर्शियल में बैठा है। जैसे बच्चे जब झूला झूलते हैं तो उन्हें क्या डर लगता है? गिरने का डर लगता है। हम बाहर खड़े रह के इतना अच्छा झूला झूल रहे हैं, और उनको क्या, वो कौन से फ्रेम में? सर्कुलर मोशन हो रहा है, बार बार वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा फ्रेम है? एक्सिलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जो नॉन इनर्शियल में बैठा होगा ना भाई, उसको सेंट्रीफ्यूगल फील होगा, मतलब उसको क्या डर लगेगा? मैं सेंटर से अवे जा रहा हूं। समझ रहा है आपको? ठीक है, ये था आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो इनर्शियल नॉन इनर्शियल के बारे में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। जैसे एक चीज और होता है, इनर्शियल में न्यूटन लॉ फॉलो करता है, नॉन इनर्शियल में न्यूटन लॉ फॉलो नहीं करता। हाउ? देखो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, आप एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, इसको घुमा रहे हैं, ये सेंटर है, और जहां पर आपका स्टोन है, तो यहां पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखो स्ट्रिंग के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बनाता है? टेंशन बनाता है। अब यहां पर एक पर्सन खड़ा है बाहर, मान लो पर्सन ए, ठीक है, अब वो स्टोन को ऑब्जर्व कर रहा है। अभी कौन सी फ्रेम में बैठा है भाई? ये इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। सो ये आपका स्टोन है,
सो फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इसके हिसाब से क्या उसमें फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला होता है एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब स्टोन में कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो टेंशन क्या हो गया आपका, एम ए हो गया। अब मान लो इस रस्सी के ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है, इसको हम लोग बी नाम देते हैं। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखने जाऊं, फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब यहां पर भी फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब यहां पर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, बट स्टोरी क्या है पता है यहां पर। अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर आपका स्टोन है, यहां पर आपका स्टोन है, यहां पर वो बंदा बैठा हुआ है, जब ये मूव करेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, बी पर्सन के हिसाब से स्टोन रेस्ट पे रहेगा। जैसे देखो बाहर वाला जो पार्टिकल दिख रहा है ना, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे बाहर कोई बंदा बैठा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पर जब ये इसी पर बैठा हुआ है उस स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये अगर मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, तो उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ये बोल रहा है बी वाला बंदा कि भाई तेरा टेंशन 0 है। अरे यार टेंशन 0 हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है ना पिक्चर में, मतलब सर्कुलर मोशन होगा क्या, तो ये गलत है। इसको गलत करने के लिए हमें कंसेप्ट सही करने के लिए कंसेप्ट बनाते हैं, दैट इज योर सूडो फोर्स कंसेप्ट। ठीक है, सूडो फोर्स कंसेप्ट। सूडो फोर्स क्या होगा कंसेप्ट के अंदर, कि हम एक सूडो फोर्स बनाएंगे जो कहां लगेगा, विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन किधर रहेगा, टुवर्ड्स दिस, तो आपका सूडो फोर्स जो है, जो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल है, वो कहां लगेगा, टुवर्ड्स राइट लगेगा, जो कि उसे फील होगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसका सूडो फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, एम ए होता है, बस जो एक्सेलरेशन फ्रेम का ही लगेगा। अभी यहां पर कितना एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, एक्सेलरेशन वही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अब अगर आप इसका फॉर्मूला बनाने जाओ, एफ नेट इक्वल टू एम ए, ये आपके सूडो फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो टेंशन लग रहा है इधर, और ये आपका सूडो फोर्स है जो कि क्या होता है आपका एम ए, ये अभी भी 0 रहेगा, बस उसके रिस्पेक्ट से किसमें है, रेस्ट पर है। अब क्या हो गया, टेंशन किसके इक्वल हो गया, एम ए के इक्वल हो गया। अब दोनों राइट है, अगर ये कंसेप्ट नहीं लगा था सूडो फोर्स का तो ये राइट नहीं होता, समझा यहां तक। ओके, तो ये होता है आपका सूडो फोर्स कंसेप्ट, इनर्शियल नॉन इनर्शियल को समझना। अगर ये पिक्चर में नहीं आते तो क्या होता, ये राइट नहीं होता, इसलिए बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल के लिए अप्लाई नहीं होता। आपका जो बी वाला पर्सन है वो कौन से फ्रेम में बैठा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, तो उसमें न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो नहीं करता, इनर्शियल में करता है। सही करने के लिए क्या बनाना पड़ा हमें, सूडो फोर्स का कंसेप्ट बनाना पड़ा। ओके, ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ यूएसएल। उससे पहले देखो अब तक जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, इस बार बोर्ड्स में जो भी पेपर हुआ उसके अंदर, मतलब 2024 का पेपर, उसके अंदर 1 मार्क्स का सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन आया था। ठीक है, करेक्ट डेफिनेशन लिखा आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स मिल जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ना ये हो सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर 2 मार्क्स, तो आपको ईच डिफरेंस 1 मार्क्स मिलता है, मतलब 1 पॉइंट सेंट्रीपिटल और 1 पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल 1 मार्क्स। तो अगर आप इसमें 2 पॉइंट इसमें 2 पॉइंट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लो दोनों का डेफिनेशन लिख दिया, दोनों का डायरेक्शन बता दिया आपने, सबके 2 पॉइंट इजिली बन गए। अब आते हैं डेरिवेशन पे। इस बार बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछा गया था 2 मार्क्स का, आपके फेब 2020 सॉरी हाँ जो फेब में पेपर हुआ आपका 2024 में बोर्ड्स में आया आपके ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ यूसीएल, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पर अभी 6 डेरिवेशन करने वाले इस सर्कुलर मोशन के टॉपिक में। तो पहला है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, मतलब क्या है, जैसे अभी देखो कर्व रोड होता है ऐसे, तो यहाँ पर जब व्हीकल मूव कर रही है तो कितनी वेलोसिटी उसको रखनी चाहिए, उसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं हम अभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो इस डेरिवेशन में आपको अप्रोच कैसे करना है, 2 मार्क्स का आता है, बहुत इजी होता है। बस ध्यान रखो लिखना क्या है, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे हम, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर दिए जाते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम होता है, डायग्राम का हाफ मार्क्स यहाँ पर कंटेन करता है। तो डायग्राम देखो, अब एक्चुअल में रोड ऐसा कर्व बनाना चाहिए था, बट हमने सिर्फ इतना पार्ट लिया रोड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो इस पे लगेगा पहले mg, नीचे लगेगा फोर्स, नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है, ये इसका रेडियस रहेगा, ठीक है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है आपका, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, बट यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, याद है ना, फ्रिक्शनल फोर्स करता है। कौन सा फोर्स करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, लिखना कैसे होता है आपको, तो डायग्राम बनाओगे हाफ मार्क्स, नीट एंड क्लीन डायग्राम, क्लियर हो गया डायग्राम आपको। अब मैंने कार बना दी छोटी सी हमारी, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है। टायर और रोड के बीच में कौन सा लगेगा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल का काम करता है। अब एक बात ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूं, द फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और द फ्रिक्शनल फोर्स विल बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो दोनों चीजें अलग अलग, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा या तो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा, दोनों में से कोई एक लाइन लिखी जाती है। तो अगर बिकॉज ये चीज को मैं इनर्शियल फ्रेम से कर रहा हूं तो मैं सेंट्रीपिटल बोलूंगा, और अगर मैं नॉन इनर्शियल मतलब कार के अंदर बैठ के बोलूंगा तो मैं सेंट्रीफ्यूगल बोलूंगा। तो अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो तब बोलोगे द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, कार के अंदर बैठे हो, तो आप क्या लिखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स विद बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखो ये बात। अब लिखना है, अपने डायग्राम बनाया, हाफ मार्क्स मिल गया। अब ये जो लिखोगे ना, इस पे हाफ मार्क्स रहते हैं। अब देखिए लिखना बहुत इजी रहता है, जो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में वो लिखेंगे, आगे की भी डेरिवेशन में एक पैटर्न बना लेंगे उसका हम लोग। क्या लिखा है, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m। सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पर, एक व्हीकल जिसका मास m है, वो क्या कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, जिसका रेडियस आ रहा है एज इन डायग्राम। फिर आगे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हीकल, fs और μs क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब इसका डेरिवेशन करते हैं एज पर फ्री बॉडी डायग्राम। देखो n mg को बैलेंस कर रहा है, तो n इज इक्वल टू mg, ओके। और फ्रिक्शनल फोर्स किसका काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोवाइड योर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। अब देखो f का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है म्यू n। क्या होता है आपका, म्यू n, म्यू को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये हो गया mv स्क्वायर बाय r। अब n की जगह हम लिखेंगे mg, देखो ना m की जगह mg लिखा, अब ये है mv स्क्वायर बाय r। तो m से n क्या हो गया, कैंसल, इस r को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, म्यू आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v का आंसर आ जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी, ओके। अब अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम है, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन V max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी, जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देख लें। हाफ मार्क्स डायग्राम के लिए, हाफ मार्क्स की कहानी लिखने के लिए आप तो जो लिखते हो, हाफ मार्क्स इस इक्वेशन पे रहेगा, तो 1.5 हो गए, और हाफ मार्क्स आपको डायरेक्ट लास्ट पे रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, एन mg को बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। f का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू n, ठीक है। n की जगह क्या लिखोगे वैसे, mg, m से n कैंसिल, r उधर गया, म्यू आर जी, तो v का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट म्यू आर। अभी कंफ्यूजन क्या है, ये v मैक्स कहां से आ गया यार, तो टेक्स्ट बुक से बताया नहीं, बोर्ड में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हो, बस ये लिख दिए तो हो जाता है। बट इसका रीजन समझो क्या है, कि थोड़ा डेरिवेशन ना आधा अधूरा है, इसको समझते जाओ अपने तरीके से, ठीक है। देखो n mg के इक्वल है, ठीक है। यहां पर एक बात समझो, अभी हम क्या बोल रहे हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज प्रोवाइडिंग अवर सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। अगर सर्कुलर मोशन करना है तो कौन सा फोर्स जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है। तो एक तरह से डिमांड और सप्लाई वाला गेम है। सर्कुलर मोशन करना है तो सेंट्रीपिटल होना चाहिए, मतलब ये डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल कौन, सप्लाई कौन करने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक पर्टिकुलर चीजों में सप्लाई डिमांड से ज्यादा होना चाहिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो आपका सेंट्रीपिटल से तो ज्यादा होगा तो कम होगा, समझ में आ रहा है। सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिमांड, तभी तो मजा आएगा ना।
अब मार्केट में गया, आपको सामान लेना है, डिमांड किया आपने, भाई मुझे सामान देने ही मिला, अच्छा लगा नहीं लगा ना, बिकॉज सप्लाई नहीं है, या तो स्टॉक भरा हुआ है इसका, या तो जितना आपने मांगा उतना आपको मिल रहा है, तो तब मजा आएगा। तो सप्लाई क्या होता है, हमेशा डिमांड से ग्रेटर या तो इक्वल रहेगा। ओके, तो यहां पर देखो अभी अब समझ में आएगा। अब एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन, ये क्या होगा आपका एम बी स्क्वायर बाय आर। फिर एन का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होगा एम बी स्क्वायर बाय आर, एम से एन क्या हो गया कैंसिल, ये आर उधर गया, तो क्या मिला म्यू आर जी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको सही से लिखो, देखो ऐसे लिखते हैं हम, ग्रेटर का साइन देखो किसके पास है, म्यू आर जी के पास है, तो जब इसका स्विच करोगे तो ग्रेटर का साइन म्यू आर जी के पास रखना। अब बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट म्यू आर जी। अब जरा समझो यहां पर, लेट अस कंसीडर, इसको 1 ले लेते, म्यू 1 है मान लो, रेडियस 1, रेडियस को 10 ले लेता और ग्रेविटी 10 जो अप्रोक्सीमेटली लेते, रूट करो तो आंसर 10 आएगा। ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी क्या होती है भाई, 10 से कम या तो 10 से इक्वल होना चाहिए, मतलब 10 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, मतलब आपको एक लिमिट दे रहा है ना, 10 से ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो कौन सी लिमिट दे रहा है आपको, मैक्सिमम लिमिट दे रहा है। अब समझ में आया कि इधर मैक्सिमम क्यों लिखा है, ये रीजन होता है एक्सेल में मैक्सिमम होने का। ये देखो ना यहाँ पर लेस देन आया, अब देखो ये चीज है, लेस देन है सर, लेस देन तो मिनिमम होता है, तुम लेस से मिनिमम ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, समझे जरा मतलब उसका। यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने वैल्यू पुट अप की 20 लेस देन 10, किसी ने बोला 10 से आगे स्पीड से मत जा, तो क्या बता रहा है आपको, मैक्सिमम लिमिट बताना, 10 से आगे ज्यादा जाना नहीं है, तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होता है। अब समझा कहां से आया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, वेल ऑफ डेथ पे, मौत का कुआं सबने देखा होगा, कितना मजा आता है देखने में। अब उसमें क्या होता है ध्यान से देखिए, तो ये मौत का कुआं है हमारा। अब जो बाइकर रहेगा यहाँ पर, अब उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, देखो अब जो बाइकर है आपका या जो कार चला रहा है उसके ऊपर मौत के कुएं में, ठीक है, तो समझो जरा, ये आपका मौत का कुआं का कर्व है, क्या है ये आपके मौत के कुआं का कर्व है, और ये मान लो बाइकर है आपका, बाइकर ऐसे चल रहा है ना, इसके ऊपर ऐसे चल रहा है, तो इसका टायर है मान लो, ठीक है, ये टायर है और ये आपका बाइकर बैठा है उसके ऊपर, ठीक है, ये टायर है और ये बाइकर बैठा हुआ, ऐसे बाइकर बैठा हुआ उसके ऊपर, तो चल रहा है। देखो अभी नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा बाहर, देखो ध्यान से, इस केस के अंदर जो नॉर्मल फोर्स है ना वो यहां पर लगेगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, ये बात याद रखो। जैसे अभी ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे अभी ये प्लेन है तुम्हारा, नॉर्मल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा ऊपर, अगर ऐसे रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, ये डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। तो ये आपका वो बाइकर है, ये आपका नॉर्मल फोर्स है। नीचे कौन सा फोर्स एक्ट होता है हमेशा, mg, और यहां पर ऊपर फोर्स होने वाला है फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर आप ध्यान से देखो लिखना क्या है इसके अंदर, एफबीडी समझा आपको कैसे बनाया मैंने डायग्राम, ये आपका मौत का कुआं है, ये इसका सर्कल रिप्रेजेंट करे, सेंटर है, एम इस डायरेक्शन में लगेगा, mg नीचे लगेगा, और एफएस आपका फ्रिक्शनल फोर्स अभी अपर डायरेक्शन में लगेगा जो mg को बैलेंस करेगा। देखो यहाँ पर एक चीज, नॉर्मल रिएक्शन अब सेंट्रीपिटल का काम करेगा, द नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखना देखो सेम है इसके तरह, एक व्हीकल है जिसका मास m है, क्या कर रही है भाई, मूव कर रही, कहां पर, वॉल ऑफ सिलिंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस r है शोन इन डायग्राम, v वेलोसिटी है, n नॉर्मल रिएक्शन है, fs म्यू एस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब इसका पढ़ा तो इसका हो गया, बस आपको फॉर्मूला डिराइव करना है और कुछ ज्यादा काम नहीं। इसमें भी सेम चीज होने वाली है, यहाँ पर आपकी ये वी मैक्स समझ में नहीं आया था, इधर भी वही प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम लोग अपने तरीके से समझेंगे बाद में। तो पहले आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg और n क्या कर रहे हैं, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, या फिर इसको मैं उल्टा लिखता हूं सामने, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका mg हो जाएगा। f का फॉर्मूला क्या होता है आपका, म्यू एन होता है, उल्टा लिखा तो भी चलेगा, फिर से एक बार आपको लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, म्यू एन होता है। n का फॉर्मूला ऊपर से क्या मिलेगा आपको, mv स्क्वायर बाय r और इधर m, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, r को उधर भेज दो, म्यू नीचे आ जाएगा, तो v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, rg अपॉन म्यू एस, और v क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट rg अपॉन म्यू एस। फिर यहां पर फिर से एक लाइन लिखेंगे हम, फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन
V मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन यूएस। अब बोले यहाँ पर तो है सर मैक्सिमम लिख रहे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी है, अब उधर पे मिनिमम लिख रहे तो मिनिमम मैक्सिमम लिख रहे बट मिनिमम वेलोसिटी आ रहा है। देखो इसका रीजन यहाँ पर अपने तरीके से देखो, n इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। ध्यान से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स और एमजी, एमजी को नीचे खींच रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर उठा रहा है। अब देखो अगर एमजी ज्यादा होगा तो गाड़ी तो नीचे गिर जाएगी ना। ठीक तरह से यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई है, अगर उसको बने रहना है उस पोजीशन पे, अगर उस पोजीशन पे उसको बने रहना है कार को, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल को एमजी से ज्यादा होना पड़ेगा। एमजी इज अ डिमांड, फ्रिक्शनल इज अ सप्लाई। ठीक है, अब एफ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, फिर आपका एन क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसल। अब यहां पर देखो फिर से ले लो, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर जी अपॉन न्यू एस। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा आपका, वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर अंडर रूट आर जी अपॉन न्यू एस। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर आपका रेडियस 1 है, सॉरी रेडियस 10 है, ग्रेविटी 10 है और ये 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है भाई, वेलोसिटी 10 या 10 से ज्यादा होनी चाहिए, 10 से कम होनी नहीं चाहिए। तो कौन सी लिमिट दे रही है आपको, मिनिमम लिमिट दे रहा है। बात समझ में आई, क्यों मिनिमम आया, बोल रहा है 10 से कम किया तो गया तू। ये जो बंदे चला रहे हैं ना गाड़ी, वो स्पीड में चलाते हैं, क्यों, तुम्हें एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा स्पीड से चलाना है, उससे कम से चलाओगे ना तो फिर गए, सर्कुलर मोशन प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा तुम्हारा। तुम्हें इस स्पीड से ज्यादा से ही चलाना है, तभी क्या हो पाएगा, तुम्हारा सर्कुलर मोशन प्रॉपर हो पाएगा। समझा मिनिमम कहां से आया। तो एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। एग्जाम में आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं, 2-2 मार्क्स। सेम इधर भी हाफ मार्क्स डायग्राम पे, हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन, हाफ मार्क्स इस इक्वेशन पे और हाफ मार्क्स इधर। जैसे यहां पर मैं इसका हाफ मार्क्स आपके डायग्राम पे, इस पूरे कंटेंट पे आपको मिलेंगे, इस कंटेंट पे मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स इस इक्वेशन पे और हाफ मार्क्स आपको फाइनल आंसर पे। सिमिलरली हाफ मार्क्स फॉर डायग्राम, हाफ मार्क्स फॉर योर कंटेंट, ये इक्वेशन पे आपको मिलेगा हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर पे मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। ओके, अब एक, ठीक है, ये 2 डेरिवेशन है। इस बार एग्जाम में आपको मैंने बताया कितने मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का आया था, सिंपल सा डेरिवेशन। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम लोग, जिसके आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय।